हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं रश्मि एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडी सिविल सर्विस विद रश्मि। टुडे वी विल डिस्कस करंट अफेयर ऑफ सितंबर पार्ट 2 which will cover almost all important news of current affairs of September month. Okay, I have already shared June, July, August 2019 magazine in description box. You can go through that, and if you want to know about me, please go through my channel Study Civil Service with Rashmi. Current affairs, today we will discuss bamboo economics, which is very important topic, and it was a term given by our Prime Minister Narendra Modi in USCCD summit, which was held in September 2019, Greater Noida. So we will discuss about bamboo economics, UNCCD summit, that is United Nations Convention for Combating Desertification. Then we will go to discuss quantum supremacy, which is very important concept, and it is called as new next technology. उसके अलावा हम लोग जानेंगे क्वांटम कंप्यूटर और क्लासिकल कंप्यूटर में क्या डिफरेंस है। फिर हम लोग देखेंगे नेशनल वाटर मिशन, विच इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मिशन, एज वी नो दैट अ न्यू मिनिस्ट्री इज इंट्रोड्यूस्ड in 2019, that is Jal Shakti Ministry. So it is very important for upcoming examination. We will see national water policy, then cyclone, as we know that Amphan cyclone already reached and they create a lot of destruction. So we will discuss about naming of cyclone, then recent cyclone of 2019. Apart from that, we will discuss उम्मीद initiative, community kitchen, eat right movement, global liability index और बहुत कुछ वन लाइनर के फॉर्म में। और फिर एक्सपेक्टेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखते हैं जो अपकमिंग एग्जामिनेशन में काफ़ी हेल्प करेगा। आपको लगेगा कि हाँ अच्छा क्वेश्चन है। यूपीएससी पीसीएस 2020 के लिए ये बनाया गया है क्वेश्चंस। उसके अलावा यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के बारे में जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं बैम्बो इकोनॉमिक्स। बैम्बो इकोनॉमिक्स एक्चुअली दिस इज द टर्म विच वॉज गिवन बाय आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एट September 2019 which in UNCCD summit which was held at Greater Noida. Okay, so let's see. It is actually bamboo economics is a term which consists of two terms, bamboo plus economics. He want to say that he want to give the example of Indian tribal people, that how they sustain their livelihood with protecting environment. So this term is actually want to say that we can protect our degraded land विथ ग्रोथ। ओके, और इसको इन्होंने इम्फेसाइज किया था। इसको इस टर्म को बैम्बो इकोनॉमिक्स कहा जाता है। अब हम लोग देखते हैं यूएनसीसीडी समिट क्या है। यूएनसीसीडी समिट जो है, जिसको आप COP 14 भी कहोगे। COP 14 का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज मतलब होता है लीगली बाइंडिंग ग्रुप। ये एक ग्रुप है जो कि यूएनसीसीडी ग्रुप भी कहा जाता है। और अभी ये हाल में COP 14 कहाँ हुआ है? ग्रेटर नोएडा में हुआ है। ठीक है, और यूएनसीसीडी का मतलब है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फॉर कॉम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन। ये एक लीगल ग्रुप है जो कि लैंड डिग्रेडेड लैंड को प्रोटेक्ट करने की बात करता है। तो ये समिट हुआ तो इंडिया ने कुछ कमिटमेंट की है। तो देखते हैं इंडिया ने क्या कमिटमेंट की है। तो इंडिया प्रॉमिस टू रीस्टोर 26 मिलियन ऑफ डिग्रेडेड लैंड बाय 2030। तो इंडिया ने प्रॉमिस किया है कि वो 26 मिलियन हेक्टेयर डिग्रेडेड लैंड को 2030 तक रीस्टोर कर लेगा। दूसरी बात यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन हुआ है यूएनसीसीडी समिट में, वो हुआ है ड्रॉट टूल बॉक्स के बारे में। इस समिट में ड्रॉट टूल बॉक्स लॉन्च किया गया है, जो कि एक टेक्नोलॉजी है जिससे हम ड्रॉट जो भी रीजन है, ड्रॉट रीजन है, उसको हम लोग यूजफुल लैंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ग्लोबल वाटर एक्शन एजेंडा की बात की, क्योंकि ग्लोबल वाटर क्राइसिस एक मेजर प्रॉब्लम है। ठीक है, यूएनसीसीडी समिट जो है वो हुआ है वो एक ग्रुप है। इट इज एक्चुअली अ लीगली बाइंडिंग ग्रुप। इंटरनेशनल एग्रीमेंट है कुछ कंट्रीज के बीच में, जो कि स्टैब्लिश हुआ था 1994 में। ये जो ग्रुप है उसका मेन पर्पस यही है कि डेवलप करना है सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट को। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1994, द सोल लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट लिंकिंग एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट टू सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट। इसके अंतर्गत बोन चैलेंज की बात आती है। बोन चैलेंज जो है वो एक कॉन्सेप्ट है जो कि COP 13 अभी मैंने आपको डिस्कस किया। यूएनसीसीडी समिट 2019 की बात जो की है वो है COP 14, और जब COP 13 की बात आएगी तो आपको याद करना है यूएनसीसीडी समिट एट पेरिस। ठीक है, पेरिस में हुआ था COP 13 के अंतर्गत, और COP 14 जो है वो इंडिकेट कर रहा है यूएनसीसीडी समिट
जो हुआ है ग्रेटर नोएडा में। ठीक है, तो COP13 पेरिस में हुआ है और इस समिट में बोन चैलेंज की बात की गई। अब बोन चैलेंज क्या है और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसमें इंडिया ने प्रॉमिस किया है कि वो 13 मिलियन हेक्टेयर डिग्रेडेड लैंड को रीस्टोर करेगा 2020 तक और 8 मिलियन हेक्टेयर को 2030 तक। ठीक है, ये इंडिया ने प्रॉमिस किया है। ये जो यूएनसीसीडी समिट भी हुआ है वो 25 ईयर्स हो गए यूएनसीसीडी की, और उसका जो थीम है जो यहाँ पे मेंशन है, लेट्स ग्रो द फ्यूचर टुगेदर। ठीक है, तो इस बार का थीम क्या है यूएनसीसीडी समिट का? लेट्स ग्रो द फ्यूचर टुगेदर। क्वांटम सुप्रीमेसी एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है। इसको नेक्स्ट टेक्नोलॉजी कहा जाता है, इसको फ्यूचर टेक्नोलॉजी कहा जाता है। इस पे बहुत सारे वर्क हो रहे हैं। और क्वांटम कंप्यूटर एक न्यू टेक्नोलॉजी है जो कि क्यूबिट यानी क्वांटम बिट को फॉलो करता है। क्वांटम सुप्रीमेसी न्यूज में इसलिए था क्योंकि गूगल ने क्लेम किया है कि क्वांटम कंप्यूटर बहुत ज़्यादा सुपीरियर है क्लासिकल कंप्यूटर का। कैसे? तो उन्होंने एक रिसर्च किया और उस रिसर्च में उन्होंने एक कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशन दिया क्वांटम कंप्यूटर को, जो कि सिर्फ 3 मिनट 20 सेकंड में बना दिया। लेकिन वही क्वेश्चन जब एक सुपर कंप्यूटर को दिया जाता है, वो भी IBM जैसे अच्छे कंपनी के सुपर कंप्यूटर को, तो उस कंपनी के सुपर कंप्यूटर को उसको सॉल्व करने में 10,000 साल लगेंगे। इसका मतलब कि क्वांटम कंप्यूटर जो है वो सुपीरियर है क्लासिकल कंप्यूटर से, ये प्रूफ होता है। और इसलिए गूगल क्लेम करता है कि क्वांटम सुप्रीमेसी आ चुकी है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्वांटम कंप्यूटर और क्लासिकल कंप्यूटर में क्या डिफरेंस है। तो आप ये पिक्चर देख रहे हो, ये जो पिक्चर है वो है क्वांटम कंप्यूटर का। आपको ये बहुत ही डिफरेंट सा दिख रहा होगा, अजीब दिख रहा होगा, क्योंकि ये जो पिक्चर है वो इनिशियल फेज में है और अभी ये क्वांटम कंप्यूटर एक्चुअली डेवलप हो रहा है। और ये है क्लासिकल कंप्यूटर। क्लासिकल कंप्यूटर आपके लैपटॉप, आपका सुपर कंप्यूटर, जो भी कंप्यूटर हमें दिखता है वो सभी क्लासिकल कंप्यूटर है। ठीक है, अब ये क्वांटम कंप्यूटर और क्लासिकल कंप्यूटर में बहुत डिफरेंस है। जैसा कि हम लोग जानते हैं क्लासिकल कंप्यूटर जो होता है वो बिट फॉलो करता है। ठीक है, जिसको 0 and 1 कहते हैं। 0 मीन्स ऑन एंड 1 मीन्स ऑफ। जैसे सिंपल लैंग्वेज है, कंप्यूटर जो है वो मशीन लैंग्वेज समझता है और मशीन लैंग्वेज 0 and 1 के फॉर्म में होता है। तो कंप्यूटर हमारे जो बातें हैं वो हमारे लैंग्वेज को नहीं समझता है, अल्फ़ाबेट को, वो एक्चुअली 0 और 1 को समझता है और उससे वो इंटरप्रेट करता है हमारे अल्फ़ाबेट को। ठीक है, तो ये तो जनरल है जो हम सभी जानते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे क्वांटम कंप्यूटर कैसे डिफरेंट है क्लासिकल कंप्यूटर से। क्वांटम कंप्यूटर वर्क फॉर हार्नेसिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, यानी क्वांटम कंप्यूटर जो है वो वर्क करता है क्वांटम मैकेनिक्स पे। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स पे वर्क करता है और वो फॉलो करता है क्वांटम बिट को। क्वांटम बिट कहता है कि 0 and 1 के बीच में भी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, देखते हैं हाउ डू क्वांटम कंप्यूटर वर्क्स। क्वांटम कंप्यूटर वर्क बाय हार्नेसिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। Quantum computer use logical unit called quantum bit or qubit. They can be put simultaneously represent bit both 0 and 1. ये जो क्वांटम कंप्यूटर होता है वो क्वांटम बिट को फॉलो करता है और क्वांटम बिट 0 और 1 के बीच में भी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज दिखाती है और बोलती है कि 0 के 1 के बीच में भी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है। और ये एक एडवांस फेज है क्लासिकल कंप्यूटर का। ठीक है, और इस पे काफ़ी ज़्यादा रिसर्च हो रहा है, इसलिए आपको ये पिक्चर कंप्यूटर का इस तरह का दिख रहा है क्योंकि अभी ये रिसर्च गोइंग ऑन है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्वांटम कंप्यूटर कैसे क्लासिकल कंप्यूटर से डिफरेंट है। ये है क्लासिकल स्टेट। क्लासिकल स्टेट जो है वो 2 डायमेंशनल दिखाता है, यानी क्लासिकल कंप्यूटर 2 डायमेंशनल है। या तो 0 है या तो 1 है, वो बस 0 और 1 को इंडिकेट करता है। कौन? क्लासिकल कंप्यूटर, वो 2 डायमेंशनल है। लेकिन जो क्वांटम कंप्यूटर है वो सुपर पोजिशन है, वो 0 और 1 के बीच में भी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज को दिखाता है। इसको कहते हैं क्वांटम स्टेट। यानी क्वांटम कंप्यूटर जो है वो एक एडवांस फेज है क्लासिकल कंप्यूटर सा। क्लासिकल कंप्यूटर फॉलो करता है बिट को, 0 और 1 को फॉलो करता है, लेकिन क्वांटम कंप्यूटर क्यूबिट को फॉलो करता है। 0 और 1 के बीच में भी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है। क्वांटम कंप्यूटर एक्चुअली इनहेंस, उसका यूजफुल क्या है, व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस कमिंग फेज, क्यों इतना क्वांटम कंप्यूटर इंपॉर्टेंट माना जा रहा है और क्या फायदा होगा 0 1 से आगे बढ़ के उसकी पॉसिबिलिटीज को जानकर। तो एक्चुअली क्वांटम कंप्यूटर बूस्ट कर देगा हमारे करंट टेक्नोलॉजी को।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वी ऑल नो दैट इट हैज़ ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुका है, और हम लोग देखते हैं बहुत सारे एलेक्सा और बहुत सारे रोबोट आ चुके हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बहुत सारे कंप्यूटर आ चुके हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड है। ये जो क्वांटम कंप्यूटर है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को और ज़्यादा इन्हेंस करेगा, उसे और ज़्यादा बूस्ट करेगा। कैसे? जनरली हम जो क्वेश्चन पूछते हैं वो एलेक्सा हमें आंसर कर देती है, लेकिन जब हम उससे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन पूछते हैं तो एलेक्सा आंसर नहीं कर पाती, और इससे हमें पता चल जाता है कि कंप्यूटर अभी भी बहुत ज़्यादा इसमें डेवलपमेंट की ज़रूरत है, अभी भी वो हमारी तरह नहीं सोच सकता। लेकिन ये जो क्वांटम कंप्यूटर आ जाएगा, क्वांटम कंप्यूटिंग आ जाएगा, तो क्या होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो जो एबिलिटी है कंप्यूटर की अंडरस्टैंडिंग वो बढ़ जाएगी, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक रेवोल्यूशन आ जाएगा क्वांटम कंप्यूटिंग के कारण। उसके अलावा मशीन लर्निंग में रेवोल्यूशन आ जाएगा, बिग डेटा जो न्यू टेक्नोलॉजी है उसमें रेवोल्यूशन आ जाएगा क्वांटम कंप्यूटिंग के कारण। तो क्वांटम कंप्यूटिंग एक न्यू फेज है और इस पर रिसर्च चल रहा है, और गूगल ने ऑलरेडी इसको सुपेरियर बता चुका है विद देयर एक्सपेरिमेंट, जो कि मैंने एक्सप्लेन कर दिया, और ये काफ़ी न्यूज़ में था सितंबर में। नेशनल वाटर मिशन, नेशनल वाटर मिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन है जो कि एक सब स्कीम है नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज का में 8 मिशन है, उसमें से 1 मिशन हमारा नेशनल वाटर मिशन है, क्योंकि वर्ल्ड में एक बहुत ही बड़ी क्राइसिस होने वाली है जिसको वाटर क्राइसिस कहेंगे, तो इसीलिए इंडिया भी इस पर काफ़ी कुछ कर रहा है, और नेशनल वाटर मिशन भी इसी के संदर्भ में बनाया गया है। ठीक है, अंडर द मिशन द नेशनल वाटर पॉलिसी वुड बी रिविजिटेड इन कंसलेशन विद द स्टेट। इसके अंतर्गत नेशनल वाटर पॉलिसी को फिर से रिफ्रेम किया गया है स्टेट को कंसर्न करके, और इस बात पे ध्यान दिया गया है कि कैसे हम रेनफॉल यानी रेन वाटर को हार्वेस्ट कर सकते हैं और रिवर वाटर को कंजर्व कर सकते हैं, क्योंकि क्लाइमेट चेंज तो हो रहा है। ठीक है, तो उसके लिए क्या क्या हम लोग प्रोविजन ले सकते हैं ये हम लोग देखेंगे नेशनल वाटर पॉलिसी में। और उससे पहले हम लोग जानते हैं कि हमारा गोल क्या है नेशनल वाटर मिशन का। तो सबसे पहला गोल है असेसमेंट ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज इन वाटर रिसोर्स एंड कॉम्प्रिहेंसिव वाटर डेटाबेस विद द पब्लिक। ठीक है, so it is very important that we could understand that how water resources we can conserve with changing climate. Second, we should need to promote citizen as well as state to conserve water, preserve water. तो ये हमारा सेकेंड पॉइंट है, प्रमोशन ऑफ सिटीजन एंड स्टेट एक्शन फॉर वाटर कंजर्वेशन, आर्गुमेंटेशन एंड प्रिजर्वेशन। थर्ड है इंक्रीज वाटर इफिशिएंसी बाय 20%। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको जो भी प्रोविजंस है वो बिल्कुल ऑथेंटिक रिसोर्स में जो भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है बिल्कुल कॉपी आ जाता है। यूपीएससी या यूपीपीसीएस एग्जाम में क्या होता है, स्टेटमेंट देते हैं और स्टेटमेंट बिल्कुल कॉपी आ जाता है, तो आपको अगर आप पढ़े हुए होंगे तो आपको वो याद आ जाएगा एग्जाम के टाइम में। तो हम लोग देख लेते हैं, पहला पॉइंट है असेसमेंट ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ वाटर चेंज assessment of the impact of climate change in water resources and comprehensive water database with the public, promotion of citizen and state action for water conservation, augmentation and preservation, increase water efficiency by 20%, focused on vulnerable areas. फिफ्थ पॉइंट प्रमोशन ऑफ बेसिन रिलेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, यानी कि हमें वाटर को कंजर्व करना है, इसके लिए 5 गोल रखे गए हैं। ये पांचों गोल आप इसको पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा। नेशनल वाटर पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेते हैं। नेशनल वाटर पॉलिसी आई है, अभी हाल में फ्रेम किया गया है। इसके अंतर्गत बोला गया है कि हम लोगों को एक नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलप करने की ज़रूरत है, जिसमें डेटा बैंक होंगे, डेटाबेस हम लोग डेवलप करेंगे कि कहाँ कहाँ वाटर रिसोर्स कितने हैं और किस तरह से कंजर्व किए जा रहे हैं और कैसे कर सकते हैं। उसके अलावा हम लोग स्टोरेज डैम को सेफ्टी नॉर्म्स भी देखा जाएगा कि कैसे स्टोरेज डैम में कैसे वाटर स्टोरेज किया जाए। उसके अलावा फिर हम लोग देखते हैं कि ग्राउंड वाटर को कैसे रेगुलेट किया जाए, उसके एक्सप्लॉयटेशन को, ग्राउंड वाटर कैसे मिनिमाइज किया जाए उसके यूज़ को। उसके अलावा हम लोग देखते हैं कि किस तरह से वाटर का बहुत सारा इस्तेमाल है, देयर इज डिफरेंट यूज ऑफ वाटर, सो हाउ वी कैन कंजर्व वाटर, ड्रिंकिंग वाटर, इरीगेशन वाटर, हाइड्रो पावर, नेविगेशन वाटर, तो सभी के लिए हमें वाटर का यूज़ करना है, तो कैसे उसको प्रॉपर एलोकेट किया जाए वाटर रिसोर्स को। उसके अलावा हम लोग देखेंगे द पॉलिसी ऑल्सो डील विद पार्टिसिपेशन ऑफ फार्मर एंड लोकल एजेंसी टू कंजर्व वाटर, तो किस तरह से कम्युनिटी को इन्वॉल्व किया जाए वाटर कंजर्वेशन में, ये भी हम लोग इसमें देखते हैं। उसके अलावा
फ्लड और ड्रॉट मैनेजमेंट किस तरह से किया जाए, ये सारी बातें नेशनल वाटर पॉलिसी में मेंशन है। ये सारा इंफॉर्मेशन पीआईबी से लिया गया है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेमिंग ऑफ साइक्लोन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। साइक्लोन एक्चुअली काफ़ी न्यूज़ में है और आजकल में भी साइक्लोन आने वाला है, तो देखते हैं। हाउ आर साइक्लोन नेम्ड, साइक्लोन कैसे नेम दिया जाता है। तो साइक्लोन एक्चुअली हर एक रीजन में साइक्लोन में वर्ल्ड each tropical cyclone basin in the world has its own rotating list of names. For cyclone in the Bay of Bengal and Arabian Sea, the naming system was agreed by 8 number. India, Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh, Maldives, Myanmar, Oman and Thailand. ये जो है वो नेमिंग ऑफ साइक्लोन है। ये सारी कंट्रीज जो है जो कि बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी के बीच में, ये कंट्रीज जो है वही नाम देती है साइक्लोन का, और इस नाम के बेस पे हम लोग नाम सुनते हैं। जो नाम मीडिया में सुना जाता है वो एक्चुअली नाम इसलिए दिया गया है, व्हाट इज द पर्पस टू गिव द नेम, ताकि हम इजिली आसानी से उनको लोकेट कर सके, मीडिया में वो नाम आ जाएगा और हमें पता चले ये साइक्लोन आया है, ठीक है। और ये नाम कौन देता है, तो ये नाम देता है 8 कंट्रीज ग्रुप, जो कि इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव्स, म्यांमार, ओमान, थाईलैंड है। ये ग्रुप कब बना था, 2004 में बनाया गया था। इस ग्रुप का स्पेशल नाम है स्कैप ग्रुप। स्कैप ग्रुप का मतलब है इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन ऑफ एशिया एंड पैसिफिक ग्रुप। ये ग्रुप जो है वो नेम देती है बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी के बीच में जो भी कंट्रीज है वो इस ग्रुप में आते हैं, ठीक है। साइक्लोन जो बहुत इंपॉर्टेंट साइक्लोन है जो 2019 में आया हुआ है वो देख लेते हैं। वायु, वायु जो है वो आया था गुजरात में, और इसका नेम किसने दिया था, इंडिया ने दिया था, और ये कब आया था, जून मंथ में आया था। उसके बाद जाते हैं फानी, फानी जो कि नाम दिया था बांग्लादेश ने इसे, और ये किस प्लेस में आया था, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल में। फिर आता है बुलबुल जो कि नवंबर में आया था, ये भी वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में आता है, और इसका नाम किसने दिया है, पाकिस्तान ने दिया है। फिर आता है क्यार जो कि वेस्टर्न इंडिया में आता है, और इसका नाम किसने दिया है, म्यांमार ने दिया है। फिर आता है हिक्का जो कि वेस्टर्न इंडिया में है, और इसका नाम किसने दिया है, मालदीव्स ने दिया है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि ये रिसेंट साइक्लोन है 2019 के। यहाँ पे मैं बहुत क्लियरली, अगर आप और जानना चाहते हैं कि कौन कौन से साइक्लोन है और कौन कौन सी कंट्रीज ने दिया है, तो यहाँ पे मैंने पूरा इन्फॉर्मेशन दे दिया है, आप इसको देख लेना। रिसेंटली अगर हम देखते हैं तो बांग्लादेश ने दिया है फानी, इंडिया ने दिया है वायु, मालदीव्स ने दिया है हिक्का, म्यांमार ने दिया है क्यार, ओमान ने दिया है माहा, पाकिस्तान ने दिया है बुलबुल, श्रीलंका ने दिया है पवन, और अभी हाल में थाईलैंड ने दिया है अम्फान, ठीक है। ये आपको बहुत हेल्प करेगा एग्जामिनेशन के लिए, इसलिए इस पूरे डेटा को मैंने यहाँ शेयर किया है। वन लाइनर देखते हैं। उम्मीद इनिशिएटिव इज रिलेटेड टू व्हाट। तो उम्मीद इनिशिएटिव एक इनिशिएटिव है, वो एक्चुअली रिलेटेड है इनहेरिटेड जेनेटिक डिजीज ऑफ न्यू बॉर्न बेबीज, ठीक है। तो जो जेनेटिक डिजीज होता है न्यू बॉर्न बेबीज में, और जेनेटिक डिजीज एक्चुअली आता है इनहेरिटेड, यानी कि पुराने जो मतलब अपने मम्मी पापा से जो आता है या मम्मी पापा दादा दादी से जो डिजीज आते हैं उसको खत्म करने के लिए, उसको कम करने के लिए ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया जिसका नाम है उम्मीद इनिशिएटिव। उसके अलावा है ईट राइट मूवमेंट कैंपेन। ये एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट कैंपेन है, काफ़ी दिनों से न्यूज़ में था। ये एक्चुअली इंट्रोड्यूस किया गया है FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसको इंट्रोड्यूस किया है। इसका पर्पस है कि लोगों को इनकरेज करना, प्रमोट करना ईट राइट, यानी सही खाना खाए, कम तेल खाए, कम नमक खाए, कम चीनी खाए, ठीक है। और इसके अंतर्गत यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, अंडर ईट राइट मूवमेंट कैंपेन which is started by FSSAI prescribed a limit for TPC compound in cooking oil. कुकिंग ऑयल में इतना ही TPC होना चाहिए, अगर इससे ज़्यादा होता है तो उसका हार्मफुल इफेक्ट होता है। TPC एक्चुअली कुकिंग ऑयल में होता है और वो इंडिकेट करता है कि वो तेल को कितनी बार इस्तेमाल किया गया है। बार बार अगर रीयूज़ किया जाता है तेल को, तो तेल में क्या होता है, TPC कंपाउंड बढ़ जाता है, और जब TP कंपाउंड यानी टोटल पोलर कंपाउंड बढ़ जाता है तो वो हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। तो यहाँ पे बताया गया क्या लिमिट होना चाहिए कुकिंग ऑयल में, तो मात्र 25% होना चाहिए TPC कंपाउंड एक कुकिंग ऑयल में। अगर उससे ज़्यादा है तो वो ऑयल यूज़ नहीं करना चाहिए खाने में। कम्युनिटी किचन बहुत ही न्यूज़ में था, क्योंकि उस टाइम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि हर स्टेट को कम्युनिटी किचन प्रोवाइड करना चाहिए। कम्युनिटी किचन एक्चुअली एक छोटा सा किचन है जो कि कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए बनाया गया है, ताकि उनको अफोर्डेबल रेट में भोजन मिल पाए, ठीक है। और ये कौन से स्टेट ने स्टार्ट किया है, विच स्टेट हैज स्टार्टेड दिस कम्युनिटी किचन, सो इट वाज स्टार्टेड बाय तमिलनाडु।
उसके अलावा ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स आता है, जो कि कौन रिलीज करता है? ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स अभी हाल में आया, जिसके अंतर्गत न्यू दिल्ली को 118th प्लेस मिला। तो ये रिलीज कौन करता है ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स? तो उसे रिलीज करता है इकोनॉमिक एंड इंटेलिजेंस यूनिट। ठीक है। जल शक्ति मिनिस्ट्री, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, जल शक्ति मिनिस्ट्री हैज लॉन्च नेशनल रूरल सैनिटेशन प्रोग्राम टू सस्टेन इंडिया 100% ओपन डिफिकेशन फ्री इंडिया। अभी हाल में यूपी पीसीएस एग्जाम 2019 दिसंबर 15 दिसंबर को एग्जाम था, उसमें ये क्वेश्चन आया है और ये सितंबर मैगजीन में भी है। क्या है? जल शक्ति मिनिस्ट्री ने भी हाल में लॉन्च किया है नेशनल रूरल एंड सैनिटेशन प्रोग्राम, ताकि 100% ओपन डेफिकेशन फ्री हो जाए इंडिया। तो ये जो ओपन डेफिकेशन प्रोग्राम 100% ओपन डेफिकेशन प्रोग्राम प्लस रूरल सैनिटेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है, वो किस टाइम फेज के लिए किया गया है? तो ऑप्शन आ गए थे 2020 टू 2030, 2025 टू 2035। तो राइट आंसर है 2019 टू 2029। उसके अलावा H1N1 वायरस, काफ़ी न्यूज़ में है ये वायरस, क्योंकि अभी डिजीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो, इसलिए इस क्वेश्चन को डाला गया है। H1N1 वायरस एक्चुअली रिलेटेड है स्वाइन फ्लू से। वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे ये कब मनाया जाता है? सोचिए और बताइए। ये एक्चुअली 17 सितंबर को मनाया जाता है, वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वी नो डेट कोविड-19 आया हुआ है और हॉस्पिटल और वी नो डेट बहुत सारे किट बन रहे हैं, तो इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे कब मनाया जाता है? 17 सितंबर को। एसेसेबल इंडिया कैंपेन किससे रिलेटेड है? तो एसेसेबल इंडिया कैंपेन एक कैंपेन है जो कि डिसेबल्ड पीपल को सपोर्ट करने के लिए बनाया गया है। तो इसकी जो मिनिस्ट्री है वो कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। उसके अलावा पोलावरम प्रोजेक्ट काफ़ी न्यूज़ में है। ये पोलावरम प्रोजेक्ट काफ़ी ओल्ड न्यूज़ है बट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए डाला है। पोलावरम प्रोजेक्ट वाज ए न्यूज़ इज रिलेटेड टू रिवर गोदावरी, और रिवर गोदावरी पे ये 3 स्टेट है जिसमें डिस्प्यूट चल रहा है पोलावरम प्रोजेक्ट के लिए। पोलावरम एक मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है, वाटर प्रोजेक्ट है, मल्टीपर्पज़ वाटर प्रोजेक्ट, और इसके लिए काफ़ी डिस्प्यूट चल रहा है। तो कौन से 3 स्टेट में चल रहा है? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। ठीक है, ये तीनों स्टेट में चल रहा है। ये तीनों स्टेट गोदावरी नदी के किनारे है। रिसेंटली अ न्यू मैप इज इंट्रोड्यूस, क्योंकि अभी हाल में जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख न्यू टेरिटरी बना है, टेरिटरी यूनियन टेरिटरी बना है। और हम लोग जानते हैं कि लद्दाख जो एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और जम्मू एंड कश्मीर छोटा सा दिखाया गया है मैप में। तो ये जो मैप बनाया गया है वो कौन बनाते हैं मैप? तो ये बनाते हैं सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, सर्वे ऑफ इंडिया एक्चुअली इंडिया का मैप अभी हाल में बनाए हैं। इंडिजेन प्रोजेक्ट काफ़ी न्यूज़ में है। ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है CSIR, यानी सेंट्रल साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मेडिकल साइंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करता है, और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो साइंटिफिक रिसर्च करता है, और इसने इंडिजेन प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था। इंडिजेन प्रोजेक्ट किससे रिलेटेड है? तो इंडिजेन प्रोजेक्ट एक्चुअली जीन्यूम सीक्वेंसिंग ऑफ 1008 इंडियन, यानी 1008 इंडियन का जीन्यूम सीक्वेंसिंग कर रहा है, और इसीलिए उस प्रोजेक्ट का नाम दिया गया है इंडिजेन प्रोजेक्ट। वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन ड्रॉट हेल्ड एट, अभी हाल में वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट हुआ था। वो कब हुआ था? क्योंकि UNCCD समिट हुआ है इंडिया में, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन ड्रॉट है 17 जून को। इंडियाज लॉन्गेस्ट इलेक्ट्रीफाइड टनल हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड इन, कहाँ पे इंडिया का लॉन्गेस्ट इलेक्ट्रीफाइड टनल बनाया गया है? तो ये बनाया गया है आंध्र प्रदेश में। इंडिया सेकेंड रिवराइन मल्टी मॉडल टर्मिनल बिल्ड एट साहिबगंज झारखंड, ये कहाँ हुआ है? ये हुआ है साहिबगंज झारखंड में। इंडिया सेकेंड रिवराइन मल्टी मॉडल टर्मिनल प्रोजेक्ट, ये सितंबर मंथ में हुआ था। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आए थे झारखंड, वहाँ पे ही उन्होंने ये लॉन्च किया है, इनोग्रेट किया है इंडिया सेकेंड रिवराइन मल्टी मॉडल टर्मिनल बिल्ड एट साहिबगंज झारखंड। इंडियाज प्लेस टू एलिमिनेट सिंगल यूज प्लास्टिक बाय 2022। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। 2022 तक हमें सिंगल यूज प्लास्टिक बिल्कुल ख़त्म कर देना है। सिंगल यूज प्लास्टिक का मतलब होता है जो प्लास्टिक हम जिसको हम लोग थ्रो कर देते हैं, फेंक देते हैं, डिस्पोजेबल प्लास्टिक को सिंगल यूज प्लास्टिक कहते हैं। इंडिया हैज़ रिसेंटली रेटिफाइड बेसल बैन अमेंडमेंट, तो ये जो बेसल कन्वेंशन है वो किससे रिलेटेड है? तो बेसल कन्वेंशन एक्चुअली रिलेटेड है हजारियस वेस्ट से। बेसल नॉर्म अलग है और बेसल कन्वेंशन अलग है। बेसल नॉर्म एक्चुअली बैंक से रिलेटेड है,
क्योंकि हम जानते हैं कि बैंक में बेसल नॉर्म हुआ था, एक मीट हुई थी बेसल में, और वहाँ पे ये डिस्कशन किया गया था कि हर बैंक को इतना पैसा तो कैपिटल रखना है अपने पास, ताकि कोई भी क्राइसिस हो तो उनके पास पैसे सेव हो। उसको कहते हैं बेसल नॉर्म। और यहाँ पे बेसल कन्वेंशन। बेसल कन्वेंशन अभी इंडिया ने रेटिफाइड किया है सितंबर 2019 को, इसलिए ये न्यूज़ में था, इसलिए मैं यहाँ पे मैंने रखा है। बेसल कन्वेंशन एक्चुअली रिलेटेड है हजार्डियस वेस्ट से, ठीक है, हजार्डियस वेस्ट। समुद्रयान प्रोजेक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, और ये प्रोजेक्ट किससे रिलेटेड है, तो ये रिलेटेड डीप माइनिंग ऑफ रेयर मटेरियल फ्रॉम ओशियन। ओशियन में डीप माइनिंग करनी है, किसकी, रेयर मटेरियल की, और उस प्रोजेक्ट का नाम है समुद्रयान प्रोजेक्ट। और ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आएगा, ये आएगा मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंतर्गत है समुद्रयान प्रोजेक्ट। एस्टेरॉयड इम्पैक्ट डिफेक्शन असेसमेंट मिशन, ये एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है, जिसमें एस्टेरॉयड के इम्पैक्ट को डिफ्लिकेट करना है, यानी कम करना है। एस्टेरॉयड जो है वो इंडिया से पूरे अर्थ से टकराने वाला है, तो उसको कम करना है, उसके लिए एक मिशन स्टार्ट की गई है। उस मिशन का नाम है नासा प्लस ESA, यानी नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी दोनों मिलकर इस मिशन को अंजाम देगी, और जिसके अंतर्गत एस्टेरॉयड इम्पैक्ट डिफ्लिकेशन कम होगा। व्हाट इज द नेम गिवन टू क्वांटम कंप्यूटर डेवलप्ड बाय गूगल? गूगल का जो क्वांटम कंप्यूटर उसका क्या नाम है? उसका नाम है साइकेमोर, ठीक है, साइकेमोर इज द नेम गिवन टू द क्वांटम कंप्यूटर डेवलप्ड बाय गूगल। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज गिवन टू अ चाइल्ड विद इन 24 आवर ऑफ बर्थ अंडर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम? अंडर इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंतर्गत जब जो बेबी बर्थ होता है 24 आवर के अंतर्गत उसको कुछ वैक्सीन या कुछ टीका लगाना जरूरी होता है। इसमें से कौन सा टीका है जो बर्थ के टाइम लगाया जाता है बच्चों को 24 आवर के अंतर्गत? रोटावायरस, BCG दैट इज बैसिलस कैलमाइट क्यूरिन, OPV दैट इज ओरल पोलियो वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी। तो कौन सा लगता है? तो हेपेटाइटिस बी तो लगता है। ओरल पोलियो वैक्सीन भी लगाया जाता है बच्चों को 24 आवर के अंतर्गत। बैसिलस कैलमेट क्यूरिन भी लगाया जाता है, लेकिन रोटा वायरस नहीं लगाया जाता है। तो यहाँ पे आंसर है 2, 2, 3, 4 इज द राइट आंसर। बैसिलस कैलमेट क्यूरिन सही है, और ओरल पोलियो वैक्सीन सही है, और हेपेटाइटिस बी यानी सिर्फ रोटा वायरस जो है वो बच्चों को 1 वीक के बाद लगाया जा सकता है, और ये सारे वैक्सीन बच्चों को 24 आवर के अंतर्गत दे देना जरूरी होता है। Which of the following disease is not infected through droplet of nose, mouth or throat of infected person? यानी कि नोज, माउथ और थ्रोट, क्योंकि अभी कोविड-19 काफ़ी न्यूज़ में है, इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने डाला है। Which of the following disease is not infected through droplet of nose, mouth और throat of infected person? इसमें से कौन सी बीमारी नोज, माउथ और थ्रोट इन्फेक्टेड पर्सन से नहीं होता है? तो रूबेला, मिजल्स, निमोनिया, सैल्मोनेला। तो कौन सी बीमारी नहीं होती है? तो निमोनिया तो नहीं होती, निमोनिया तो होती है, नोज, माउथ और थ्रोट ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, तो ये तो हट गया। बचता है हमारे पास रूबेला, मिजल्स, सैल्मोनेला। तो रूबेला और मिजल्स जो है वो भी बीमारी जो है वो इन्फेक्टेड पर्सन के सैलिवा यानी थ्रोट, नोज और माउथ के ड्रॉपलेट से होती है, रूबेला और मिजल्स। सिर्फ सैल्मोनेला बीमारी जो है वो एक्चुअली होती है डॉग के सैलिवा से, ठीक है। तो क्योंकि जोनेटिक डिजीज भी काफ़ी न्यूज़ में है, जोनेटिक डिजीज वो डिजीज होते हैं जो एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसमिट होते हैं, तो इसीलिए इस क्वेश्चन को डाला गया है। सैल्मोनेला जो बीमारी है वो एक्चुअली डॉग के सलाइवा से होती है, और बाकी जो बीमारी है वो तीनों बीमारी जो है वो इन्फेक्टेड पर्सन के रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि नोज, माउथ और थ्रोट से हो सकती है। सैल्मोनेला जो है वो इन्फेक्टेड डॉग से हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे मैंने बताया, तो इसका आंसर होगा आपका कौन सी बीमारी नहीं हो सकती है? तो सैल्मोनेला, ठीक है, और ये तीनों बीमारी हो सकती है इन्फेक्टेड पर्सन से। यहाँ पे देखते हैं मिजल्स। मिजल्स इज अ वायरल इन्फेक्शन ऑफ द रिस्पिरेटरी सिस्टम। मिजल्स इज वेरी contagious disease that can spread through contact with infected mucus and saliva. Rubella is a contagious disease that mostly affected children. It causes symptoms like rash, fever and eye redness. तो आप देख रहे हो यहाँ रूबेला का पिक्चर, बच्चों को क्या होता है, इस बीमारी से क्या होता है कि फीवर, आइज रेडनेस हो जाती है। और मिजल्स और रूबेला भी वैक्सीन लगाए रोटा वायरस के अंतर्गत दिया जाता है बच्चों को एट द टाइम ऑफ बर्थ, एट द टाइम ऑफ नॉट बर्थ,
आफ्टर 1 वीक ऑफ द बर्थ। ये दोनों दिया जाता है, रोटा वायरस के अंतर्गत आता है, मीजल्स एंड रूबेला। ठीक है, इसके आगे बढ़ेंगे। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के बारे में जानते हैं। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम एक्चुअली इंडिया में लॉन्च हुआ है 1985 में, और इसको फेज्ड मैनर में, यानी कि फेज्ड मैनर में स्टार्ट किया गया है। रोटा वायरस वैक्सीन वॉज लॉन्च एज अ पार्ट ऑफ यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। द गवर्नमेंट इज कमिटेड टू रिड्यूस मोर्टिलिटी एंड मोर्टालिटी इन चिल्ड्रन, यानी कि बच्चों के जो डेथ हो जाते हैं उसको कम करना एक सरकार का अधिकार है, सरकार का मतलब कर्तव्य है, और इसलिए सरकार ने यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है, जिसको मिशन इंद्रधनुष भी कहते हैं। और इसके अंतर्गत कुछ इंपॉर्टेंट वैक्सीन देना जरूरी होता है, जैसे BCG, DPT, OPV, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, देन मीजल्स, TTT, ये सारे वैक्सीन दिए जाते हैं बच्चों को इस प्रोग्राम के अंतर्गत। इसका नाम है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। लेटेस्ट में अभी 4 वैक्सीन और भी ऐड किया गया है, जो कि अभी हाल में ही ऐड किया गया है 2017-18 में। देखते हैं, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन को ऐड किया गया है, रोटा वायरस वैक्सीन किया गया है, मीजल्स रूबेला वैक्सीन को ऐड किया गया है, अडल्ट जापानीज इंसेफेलाइटिस वैक्सीन। ठीक है, तो ये 4 बीमारी को इंक्लूड किया गया है इसके अंतर्गत, न्यू वैक्सीन। ओके, एंड लास्ट में एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने आपको क्वांटम सुप्रीमेसी बताया है तो मुझे लगा ये क्वेश्चन पूछना चाहिए। हु हैज़ गिवन द टर्म क्वांटम सुप्रीमेसी? ये टर्म एक्चुअली 2012 में दिया गया था, तो किसने ये क्वांटम सुप्रीमेसी टर्म दिया है उसके बारे में थोड़ा सर्च करें, और प्लीज़ लाइक एंड